हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो जैसे कि हमने पहले एक सीरीज़ स्टार्ट की थी ओल्ड क्वेश्चंस पेपर जो भी कॉमर्स के हुए थे, तो उनको हम सॉल्व कर रहे थे सभी को एज़ पर आंसर की। लेकिन एचपीएसएससी के बंद होने के बाद वो भी हमने थोड़ा टाइम कुछ रोक दिया था क्योंकि वो पेपर हो ही नहीं रहा था। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉमर्स के एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन इस बार एचपीपीएससी उसको स्टार्ट कर रहा है, कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। अब जो कि है 2 टायर एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 2 टियर एग्ज़ाम होगा जिसमें कि 2 पेपर होंगे आपके, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पेपर 1 जो है आपका वो होगा आपका क्वालिफाइंग, और पेपर सेकंड जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो पेपर 1 जो है वो होगा आपका मेनली जीएस रिलेटेड, जीएस पार्ट रहेगा ये, जिसमें कि 30 नंबर का आपका एचपीजी के, 30 आपका अदर जो भी मतलब जीएस है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया एंड करंट अफेयर्स वगैरह हो गए, वो आएगा इसमें, ठीक है। और 20 नंबर के आपका हिंदी ग्रामर, 20 का आपका इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। टोटल हो गया आपके 100 क्वेश्चन जो कि 1 आवर में आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और ये पेपर रहेगा आपका 100 नंबर का, जिसमें मिनिमम मार्क्स रहेंगे आपके 35, ठीक है, जो कि आपको लाने हैं। लेकिन इसमें एक बात है, आपको इस बार जो नई चीज़ होने जा रही है वो है नेगेटिव मार्किंग, जो कि पहले एचपीएसएससी में नहीं होती थी, और अब एचपीपीएससी के थ्रू कंडक्ट हो रहे हैं, तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो ये रहा आपका क्वालिफाइंग पेपर। उसके जब क्वालिफाई कर जाएंगे इसको, तो एक ही दिन में सेकंड पेपर भी होएगा, लेकिन रिजल्ट तो चलो बाद में ही आएगा। तो सेकंड पेपर रहेगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो कि होगा आपका 2 घंटे का, और 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ये भी आपका नेगेटिव मार्किंग वाला होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा सिलेबस में चेंज कर दिया इन्होंने, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को तैयारी करनी है अपनी। मेनली जो है आपका ये नेगेटिव मार्किंग है, इसको दिमाग में रख के, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा मतलब मुझे लगता है थोड़ा टिपिकल हो जाएगा पेपर निकालना, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं जो हमने पीछे छोड़ा था। तो ये पोस्ट कोड था हमारा 723, ठीक है, जे अकाउंट्स का, जे अकाउंट्स का पेपर हुआ था, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, सीरीज़ है ये ए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 51 से, ठीक है। तो 51st क्वेश्चन है आपका, 3D मॉडल ऑफ लीडरशिप इज प्रोपाउंडेड बाई होम। 3D मॉडल जो था वो आपका किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम रेडिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिनोटेड बाई होम। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इन बाइनोमियल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो है किससे डिनोटेड की जाती है ये? तो इसका सही क्वेश्चन होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पी इज इक्वल टू क्यू प्लस वन, बी पी इज इक्वल टू क्यू माइनस वन, सी क्यू इज इक्वल टू वन प्लस पी, डी क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेफिशिएंसी ऑफ सरप्लस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर। डेफिशिएंसी सरप्लस अकाउंट की प्रिपेयर की जाती है किसके अंडर? तो वो की जाती है आपकी ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी एच। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आपका, द किंक्ड डिमांड कर्व, किंक्ड डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स। किंक्ड डिमांड कर्व जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है? डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी, डिमांड रेजिडिटी, डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी, या प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, या प्राइस रेजिडिटी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, प्राइस रेजिडिटी, कीमत बेलोचता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, हाउ मेनी कंपनीज आर इंक्लूडेड इन निफ्टी। तो निफ्टी में आपकी कितनी कंपनीज जो है इंक्लूडेड है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 50, निफ्टी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन इन द सेंसेक्स। सेंसेक्स में फ्लक्चुएशन के लिए कौन से कारण जो है इनमें से रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है।
नंबर 1 फिजिकल पॉलिसी, नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो फिजिकल पॉलिसी आपका निकालता है जी फाइनेंस डिपार्टमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी आती है आपके आरबीआई के द्वारा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये तीनों के तीनों कारण हैं आपके फ्लक्चुएशन बाजार के फ्लक्चुएशन में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 57। व्हाट इज SP 500? SP 500 जो है वो क्या है? ए अ क्रॉप ऑफ व्हीट, द नेम ऑफ मुंबई बेस्ड ऑफिस ऑफ SEBI, अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ USA, स्कीम अनाउंस्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ USA। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल रेट एंड PE रेशियो। रिलेशन नॉर्मल रेट और PE रेशियो के बीच में रिलेशन क्या होता है? ऑप्शन ए इनवर्स, बी डायरेक्ट, सी इरेगुलर या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा जी आपका ऑप्शन ए इनवर्स रिलेशन होता है आपका नॉर्मल रेट और PE रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जीरो बेस्ड बजटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन USA बाय होम। जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शन ए जिमी कार्टर, ऑप्शन बी रोनाल्ड रैगन, ऑप्शन सी रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिमी कार्टर, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 60। द शेड्यूल 8 ऑफ बैंकिंग एक्ट इंक्लूड्स। बैंकिंग एक्ट का शेड्यूल 8 जो है वो क्या इंक्लूड करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, शेयर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, वो आती है आपकी 8th शेड्यूल में। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन 61। पेंशन इज टैक्सेबल अंडर। पेंशन किसके अंदर जो है इसमें से टैक्सेबल होती है? कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? ऑप्शन ए सैलरी, बी प्रोफेशनल इनकम, सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डी कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन आपका लगता है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ पे, प्रोफेशनल आपका जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर्स वगैरह हो गए, सैलरी वाला सैलरी है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो पता ही है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सैलरी में पेंशनर जो है वो टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 62। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ। माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट किस में जो है इंक्लूड होएगी? ऑप्शन ए फादर इनकम में, ऑप्शन बी मदर की इनकम में, या ऑप्शन सी हुज इनकम इज हायर इन नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जिसकी भी इनकम या मदर या फादर जिसकी भी इनकम हायर होगी उसके इनकम में जो वो क्लब हो जाएगी और आगे जो है वो टैक्सेबल रहेगी उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 63। द इंस्टीट्यूट विच एस्टिमेट्स नेशनल इनकम इंडिया। कौन सा इंस्टीट्यूट जो है नेशनल इनकम वो एस्टिमेट करता है इंडिया में? ठीक है, ऑप्शन ए RBI, नीति आयोग, या CSO, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी CSO। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS इज कैसे ट्रीट किया जाता है? ये ट्रीटेड एज प्रॉफिट, एज एक्सपेंस, एज रिसिप्ट, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ट्रीटेड एज ए रिसिप्ट। द रेट ऑफ इनकम टैक्स आर स्पेसिफाइड इन। इनकम टैक्स के रेट जो है वो कहाँ स्पेसिफाइड है भाई साहब? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इनकम टैक्स एक्ट 1961, बी इनकम टैक्स रूल्स 1962, फाइनेंस एक्ट, या सर्कुलर ऑफ CBDT। CBDT तो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कब जो है वो आया था, मतलब ईयर पूछ लेते हैं कई बार, तो उसका आंसर रहेगा 1961। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द TDS सर्टिफिकेट इशूड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन केस ऑफ सैलरी इनकम इज। जो TDS जो है एम्प्लॉयर काटता है ना एम्प्लॉय का, उसके अगेंस्ट जो है एक फॉर्म जो है वो इशू किया जाता है, मतलब एक तरह से ये स्टेटमेंट होती है TDS की। तो कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म 16, 26, 26A या 26Q। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्म 16। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बैंक इंटरेस्ट इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 80 TTA की जो
कि एग्जम्पशन के अंडर जो है इनकम टैक्स में जो बैंक रेट है वो कितने अमाउंट तक जो होता है वो एग्जम्प्ट रहता है। ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12,000। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10,000। नेक्स्ट आता है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर। रेजिडेंशियल स्टेटस किस चीज़ के लिए जो है डिटरमाइन किया जाता है, मतलब असेसमेंट ईयर के हिसाब से या प्रीवियस ईयर के हिसाब से या काउंटिंग ईयर के हिसाब से या फिनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनुअल वैल्यू इज डिटरमाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एनुअल वैल्यू जो है इनकम टैक्स के कौन से सेक्शन के तहत जो है वो डिटरमाइन की जाती है। ये हाउस प्रॉपर्टी के केस का ही है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सेक्शन 23। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस यूज्ड फॉर सेल्फ बिजनेस इज। कोई हाउस है वो जिससे सेल्फ बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, जिससे इनकम आ रही है। ठीक है, सेल्फ बिजनेस से इनकम आ रही है, तो वो जो है वो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए नेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी फेयर रेंट, ऑप्शन सी म्युनिसिपल वैल्यू, ऑप्शन डी नील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नील। रेगुलर पेंशन इज टैक्सेबल फॉर। रेगुलर पेंशन इज टैक्सेबल मतलब जो भी पेंशन आती है वो टैक्सेबल किसके लिए होती है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, या बी प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए, या सी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ के लिए, या नन किसी के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायरी हो, या प्राइवेट, दोनों के लिए पेंशन जो है वो टैक्सेबल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसको निकालो। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, √2 × S × D होल / H। एस का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, ऑर्डर करने के लिए जितनी भी कॉस्ट आती है, ठीक है, पर यूनिट, वो मल्टीप्लाई होता है एनुअल क्वांटिटी। डी मतलब एनुअल क्वांटिटी, एनुअल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, और एच होता है होल्डिंग कॉस्ट, उसको अपने पास होल्ड करने की, एज स्टोर वेयर हाउस में रखने की कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 × रिसीविंग वन ऑर्डर, प्लेसिंग वन ऑर्डर की कितनी है 50 रुपीज़, मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी कितनी है 1600, डिवाइडेड बाय, अभी पूछ रहे एनुअल कैरिंग कॉस्ट जो है 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू है, पर यूनिट इसका आएगा 10% ऑफ 40, वो आएगा आपका 4। ठीक है, इसका होल √4 4 जा 16, 400, 4 2 जा 800, 8 5 40, 1 2 3 का होल √, इसका √ निकालेंगे तो आएगा 200 यूनिट्स, विच इज ऑप्शन बी 200 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 73 मटेरियल टर्नओवर। मटेरियल टर्नओवर रेशियो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग। मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ऑप्शन है फास्ट मूविंग मटेरियल्स या स्लो मूविंग मटेरियल्स, या मेंटेनिंग हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या ऑल ऑफ दिस। तो ये जो सब चीज़ें जो है इसके अंडर आती हैं। ठीक है, ये सब आइडेंटिफाई करते हैं इसकी, तो इसका होगा ऑल ऑफ द दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस। राइजिंग प्राइसेस मीन्स इन्फ्लेशन का केस है ये। ठीक है, इन केस ऑफ, या इन्फ्लेशन भी आ सकते हैं, राइजिंग प्राइस भी आता है। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर मटेरियल इशू इज, मटेरियल इशू करने के लिए इन केस ऑफ इन्फ्लेशन कौन सा सुटेबल मेथड है। ठीक है, ऑप्शन ए लीफो, ऑप्शन बी फीफो, ऑप्शन सी सिंपल एवरेज, या ऑप्शन डी वेटेड एवरेज। तो इसका आंसर होएगा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो आपका तब यूज होता है जब प्राइस जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग प्राइस के केसेस में
आप फीफो यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन इशू अ मटेरियल आर प्राइस्ड एट कॉस्ट प्राइस। मतलब जब जो भी मटेरियल हम इशू कर रहे हैं वो प्राइस्ड होता है उसके कॉस्ट प्राइस पे। द मेथड यूज्ड, तब कौन सा मेथड जो है हम यूज़ करेंगे। तो इसमें चाहे कोई भी मेथड हो वो तो डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। लीफो फीफो एवरेज कॉस्ट सब यूज़ होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका विच फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिप्रेजेंटेड एज ओवरहेड्स। कौन सी टर्म जो है ओवरहेड को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ऑन कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट या बर्डन। तो इसमें जो है बर्डन को जो है ओवरहेड में नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस डिपार्टमेंट। इसमें से सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो आपका कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है स्टोर्स, बी है असेंबली, सी है कैंटीन, डी है पेरोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असेंबली। बाकी जो है आपके सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जॉब कॉस्टिंग सुटेबल फॉर विच एक्टिविटीज। जॉब कॉस्टिंग जो है इसमें से कौन सी एक्टिविटी के लिए जो है वो सुटेबल है। प्रिंटिंग प्रेस के लिए, ऑटोमोबाइल गैरेज के लिए, या प्लम्बिंग वर्क के लिए, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स इज टू बी बोर्न बाय। जो कॉस्ट निकल के आती है सब कॉन्ट्रैक्ट्स में वो किसके द्वारा जो बियर की जाती है, मतलब कौन जो है उसको बियर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्टर, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्टी, ऑप्शन सी सब कॉन्ट्रैक्टर, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आगे सब कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी और के पास थोड़ा बहुत काम देने के लिए, ठीक है, कि तू भाई ये काम कर दे थोड़ा सा, उसके बदले में उसकी कॉस्ट जो बॉर्न भी वही कॉन्ट्रैक्टर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन प्री डिटरमाइंड लॉस द डिफरेंस इज नोन एज। जो एक्चुअल लॉस था वो कम है, जो हमने पहले से ही कोई प्री डिटरमाइन जो है कोई लॉस है, हमने मान लो पहले प्री डिटरमाइन कर दिया कि चलो 100 रुपये की चीज़ है, 5 रुपये जो है इसमें लॉस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल लॉस जो होता है वो होता है 4 रुपये का। तो जो डिफरेंस रहेगा 1 रुपये का ये हमारा जो होता है एबनॉर्मल गेन है ये, ठीक है। ऑप्शन सी रहेगा ये एबनॉर्मल गेन। नेक्स्ट इन प्रोसेस कॉस्टिंग एबनॉर्मल का लॉस इज वैल्यूड एट। प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो किस पे वैल्यूड किया जाता है उसको, ठीक है। ए एट द सेम वैल्यू एज गुड्स प्रोड्यूस्ड, एट स्क्रैप वैल्यू, एट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन लेस स्क्रैप वैल्यू। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एट द सेम वैल्यू एज गुड्स प्रोडक्शन। गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो आपकी लागत आती है उसी पे जो है हम इसको वैल्यूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लेबर टर्नओवर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लेबर टर्नओवर के मेथड कौन से हैं एक को छोड़ के, ठीक है। एट्रिशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड। तो इसमें से फ्लक्स मेथड भी है, सेपरेशन मेथड भी है, रिप्लेसमेंट मेथड भी है, एट्रिशन नहीं है आपका। तो इसका आंसर होगा एक्सेप्ट एट्रिशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 83 द डिफरेंस बिटवीन टाइम शोन इन टाइम कार्ड एंड जॉब कार्ड रिप्रेजेंट्स। टाइम शो हो रहा है आपका टाइम कार्ड में और जॉब कार्ड में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका ऑपरेशन टाइम, आइडल टाइम, सेटअप टाइम या ओवर टाइम। तो टाइम कार्ड और जॉब कार्ड का जो डिफरेंस होता है वो आपका आइडल टाइम निकलता है, वो कितना टाइम जो बंदा बिना काम के रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम सर्विस इज कॉल्ड। कोई एम्प्लॉय है उसको परमानेंट जो है टर्मिनेट किया जा रहा है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट या उसकी सर्विस से, उसको क्या बोला जाएगा, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तो तब होता है जब वो अपनी एज कंप्लीट हो जाती है और उसको ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो ये तो होने से रहा। डिमोशन होती है पदावनी और नन ऑफ नम है। रिट्रेंचमेंट छंटनी होता है, ये होती है टर्मिनेशन आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 85 रोल कॉन्फ्लिक्ट इस टाइप ऑफ। जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है वो किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए इंट्रापर्सनल, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल,
ऑप्शन सी इंटर ग्रुप या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। इसका आंसर होएगा रोल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है एक बंदे के अंदर ही होता है वो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष, अपने ही अंदर में संघर्ष हो रहा है। ठीक है। लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर। लीड बैंक स्कीम जो थी वो इंडिया में कौन से वर्ष में आई थी? ऑप्शन 1951, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1969। इसका ऑप्शन सही होएगा ऑप्शन सी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक कोरिलेशन इज डेवलप्ड बाय। रैंक कोरिलेशन का मेथड जो है वो किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी स्पेमैन, ऑप्शन सी गैल्टन, ऑप्शन डी फिशर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है वाला मेथड जो है किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए चेरिस एर्गिस, माइकल पॉटर, कर्ट लोविन या डेल्टन ई मैकफर्लैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्ट लोविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेकुनाज नेम इज लिंक्ड विद। ग्रेकुना का जो नाम है किससे जुड़ा है इसमें से? ऑप्शन ए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन बी स्पैम ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी यूनिटी ऑफ कमांड या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्पैन ऑफ कंट्रोल बाय ग्रेकुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कंटेन्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? 1930 में। और ये कितने सेक्शन जो है वो कंटेन करता है? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन डी 70, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 79। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 66 सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 91, एज पर द आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी राइटिंग ऑन करेंसी नोटिस। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है जिसके तहत करेंसी नोट पे लिखना जो है वो क्या है? एक ऑफेंस है, या एक क्राइम है, या पुनिशेबल ऑफेंस है, या फिर द नोट्स बिकम्स नॉन लीगल टेंडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अ पुनिशेबल ऑफेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है कौन सी आइटम जो है आती है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या करंट असेट्स। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिविडेंड डिक्लेयर मैनेजियल रेम्यूनरेशन वगैरह जो है वो आपकी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को टेस्ट करने के लिए जो है कौन सा टेस्ट जो है किया जाता है? ठीक है, कौन सी रेशियो निकाली जाती है? मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो या करंट रेशियो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 94, आइडेंटिफाई द आइटम विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसी कौन सी आइटम है इसमें से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है आपका नहीं है? मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्सपेंस नहीं होते। ए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये तो बिजनेस चलाने के लिए होता है एडवर्टाइज। जनरल मैनेजमेंट सैलरीज, सैलरीज भी आपका बिजनेस रन करने के लिए चाहिए। डेप्रिसिएशन ऑफिस ऑफ इक्विपमेंट, ये भी वही कोई हम असेट ली हुई है उस पर डेप्रिशिएट लग रही है, डेप्रिसिएशन लग रही है, तो वो भी तो ऑपरेट करके ही लग रही है ना, तो ये भी नहीं आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस हो रहा है कोई प्लांट बेच के, तो ये तो ऑपरेटिंग में नहीं आता है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिविडेंड पॉलिसी मस्ट बी। डिविडेंड पॉलिसी जो है वो कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, या फ्लेक्सिबल एंड फिक्स बोथ होनी चाहिए, या आपकी फिक्स्ड होनी चाहिए, या आपकी ऑल ऑफ दीज होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट डिविडेंड देना है, जरूरी नहीं हर बार ही देना है। प्रॉफिट अच्छा हो रहा है या तो रिटेन कर लो या फिर डिविडेंड भी दे दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज ओनली पेड व्हेन डिविडेंड ऑन ब्लैंक हैज बीन ऑलरेडी पेड। डिवेंचर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स या इक्विटी शेयर्स।
ये पूछा डिविडेंड ऑन इक्विटी, इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड कब दिया जाता है? आफ्टर द पेमेंट ऑफ व्हाट? तो डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट जाता है, बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट जाता है। इक्विटी शेयर का तो ऑलरेडी पूछे, तो ऑप्शन बचती है प्रीफरेंस शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर को जो है हमेशा डिविडेंड के लिए जो है वो प्रीफरेंस दी जाती है। सबसे पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है, अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? कौन सा जो है प्रिंसिपल है कैपिटल स्ट्रक्चर का? कॉस्ट प्रिंसिपल, रिस्क प्रिंसिपल, या कंट्रोल प्रिंसिपल, या ऑल ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। कैपिटल गियरिंग रेशियो जो है वो किसके बीच में जो है रिलेशनशिप जो है इंडिकेट करती है? एसेट और कैपिटल के बीच में, लोन और कैपिटल के बीच में, या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग फंड के बीच में, या डिवेंचर्स एंड शेयर्स के बीच में? तो कैपिटल हमारे रिलेटेड है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इसके बीच में जो है वो रिलेशनशिप ये बताती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला 1 माइनस टी आई EPS अंडर MP इंटू 100 में बी यूज फॉर। ये फॉर्मूला जो है वो किसके लिए जो है यूज़ किए जाते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, या कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड। कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ फंड, सभी फंड से कैपिटल को इकट्ठा करने की जो कॉस्ट आती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट, कंपोजिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, या सिंपल एवरेज कॉस्ट? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कंपोजिट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेल प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल प्रमोशन एक्टिविटीज। सेल प्रमोशन जो होता है वो इंक्लूड करता है सारी की सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग को छोड़कर, पर्सनल सेलिंग को छोड़कर, और किसको छोड़कर? पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, या कूपन? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पब्लिसिटी को छोड़कर। इन मार्केट SEM मीन्स सर्च इंजन मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी मार्केटिंग, इंजन मार्केटिंग, सेल इंजन मार्केटिंग, या सेल इवन मार्केटिंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्च इंजन मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मॉडर्न मार्केटिंग इंक्लूड्स। मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो क्या क्या जो है वो इंक्लूड करता है? डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। उसमें डिजिटल, ग्रीन और सोशल सभी टाइप की मार्केटिंग जो है वो इंक्लूड होती है मॉडर्न मार्केटिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ। ऑनलाइन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो किससे डिफरेंट है? ई कॉमर्स, ई अकाउंटिंग, या कॉमर्स, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सबसे जो है वो डिफरेंट है। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन कंसाइनमेंट? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4 4। तो इसका सही आंसर होगा, कौन कौन सी पार्टीज होती है आपकी कंसाइनमेंट में? कंसाइनर एंड कंसाइनी, दो पार्टीज होती हैं इसमें, ऑप्शन बी, 2 पार्टीज, कंसाइनर एंड कंसाइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिवेंचर कैरिंग चार्ज ऑन पर्टिकुलर असेट ऑफ अ कंपनी इज नोन एज। डिवेंचर कैरिंग चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर असेट ऑफ द कंपनी इज नोन एज फिक्स्ड, मॉर्टगेज, नेक्ड, या फ्लोटिंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा या लॉस का? व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 18,000, परचेज इज 78,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,06,000, या सेल्स 1,49,000? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है हमारा GP इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस
सॉरी, इसका फॉर्मूला है आपका सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल है हमारी 1,49,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,06,000। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 43, इसके बाद 43,000 जो कि हमारा है प्रॉफिट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 43,000 प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल एज पर। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज स्प्लिट होता है फ्रॉम पीरियोडिक इंटरवल। ठीक है, तो वो होता है आपको कौन से कंसेप्ट के आधार पे? मनी मेजरमेंट, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और एक्रूवल कंसेप्ट। तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एंटरप्राइज जो है वो डिपेंड करती है आपकी कौन से कंसेप्ट पे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे। कोई आ या जाए लेकिन आपका जो भी कंपनी है वो चलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्डर इज द जर्नल लिस्ट ट्रांजेक्शन्स। जर्नल लिस्ट ट्रांजेक्शन जो है वो कौन से ऑर्डर में होती हैं? अल्फाबेटिकली होती हैं या डिक्रीजिंग में होती है, इंक्रीजिंग में होती है, क्रोनोलॉजिकल होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट असेट। फॉलोइंग में से कौन सी जो है वो करंट असेट नहीं है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम रिसीव हो रही है वो, या प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने ऑलरेडी पे कर दिए एक्सपेंसेस वो, अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स जो रिसीव होंगे वो, या शॉर्ट टर्म एडवांसेस। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो जो है हमारी करंट असेट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ परचेज। परचेज का जो है बेस्ट डिस्क्राइब मीनिंग क्या है? गुड्स बाउट ऑन क्रेडिट, गुड्स बाउट फॉर रीसेल, गुड्स पेड फॉर एंड आइटम बाउट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुड्स बाउट फॉर रीसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 112, विच इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हो रहा है आपका बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो किसके तहत आता है आपका? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है आपका? सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट ऑप्शनल। ऑडिट जो है इसमें से किसके लिए जो ऑप्शनल है? ट्रस्ट का तो मैंडेटरी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैंडेटरी है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स जो प्रोप्राइटरशिप है उसके लिए जो है ये ऑप्शनल रहता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफर्मेशन ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी फॉर। कोर्ट की परमिशन लेना इन केस ऑफ द फॉलोइंग किसके लिए जो है वो मैंडेटरी या नेसेसरी है? ठीक है, इंक्रीजिंग द शेयर कैपिटल इंक्रीज करने के लिए नो, इसके लिए हमें जरूरत नहीं है। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, शेयर्स का स्टॉक में कन्वर्ट करना, नहीं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये होएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर आपको शेयर कैपिटल में रिडक्शन करनी है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए कोर्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर जो है कौन से सेक्शन में जो है वो लिखी होती है? इसका सही आंसर होगा सेक्शन 226(1) और सेक्शन 226(2), ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटर ऑफ विच कंपनी डज नॉट हैव राइट टू विजिट फॉरेन ब्रांचेज ऑफ द कंपनी। कंपनी के फॉरेन ब्रांचेज को विजिट करने का राइट जो है फॉलोइंग में से किस कंपनी के ऑडिटर के पास नहीं होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले कंपनी के पास, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, या बैंकिंग कंपनी की ऑडिटर, या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के ऑडिटर को बाहर जाने का जो है फॉरेन ब्रांचेज में विजिट करने का राइट नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कैग एक्ट 1971, कब का है? 1971। टेन्योर ऑफ सीएजी, टेन्योर ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो टेन्योर है वो कितना होता है? 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 7 ईयर्स? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स,
ठीक है। टू प्रिवेंट रिकॉर्ड्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, ठीक है। टू वेरीफाई स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वैकेंसी काउज्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाय, किसी ऑडिटर ने जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। तो उसकी वैकेंसी जो है वो कैसे फिल की जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा, या जनरल मीटिंग में, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जनरल मीटिंग में। ऑडिट ऑफ बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बैंक ऑडिट जो है वो एग्जाम्पल है। ऑडिट ऑफ बैंक में जो है वो कौन कौन से ऑडिट जो है वो इंक्लूड होते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट सही है, बैलेंस शीट ऑडिट ये भी ठीक है, कंकरेंट ऑडिट ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो हमने पोस्ट कोड 723 का जो कॉमर्स सेक्शन था वो हमने कर लिया कंप्लीट, 120 क्वेश्चन हो गए इसके कंप्लीट, ठीक है। तो मुझे लगता है हमें कॉमर्स सेक्शन ही जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जीएस का तो अब फिर वाइफर्केशन हो गई है, वो तो एक क्वालिफाइंग नेचर का रह गया। तो मुझे लगता है कि हमें इस सीरीज़ को जो है वो कॉमर्स में ही, कॉमर्स के जो सेक्शन है वही इंक्लूड करना चाहिए। तो ये रहा हमारा पोस्ट कोड 723 का पूरा पेपर। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अगर लेके आना पोस्ट कोड। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर ज़रूर कमेंट में लिखें कि आगे कोई सीरीज़ लानी है या नहीं लानी है, ठीक है। थैंक यू।